तो दोस्तों, किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि आप अपनी खुद की पहचान बनाओ और इस पहचान को बनाने के लिए दिन रात एक कर दो, मेहनत करते चलो। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर रमन शर्मा और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अगस्त 9, 2018 और डे है थर्सडे। और आज के द हिंदू को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली खबर है वो आपको जो नियर बाय वाला सेक्शन होता है उसमें मिलती है। हाई कोर्ट डी क्रिमिनलाइज बैगिंग इन दिल्ली। तो मैं बेसिकली दिल्ली एडिशन इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए हो सकता है कि अगर आप लोग और किसी रीजन में हो तो जो न्यूज़ है थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं, क्योंकि कुछ रीजनल न्यूज़ होती हैं जो आपके रीजन के हिसाब से छपती हैं। तो हमारी जो आज की पहली न्यूज़ होगी वो यही होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है बैगिंग को। तो बेसिकली एक बेंच बैठी थी जिसे हेड कर रही थी एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट गीता मित्तल जी। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर फैसला लिया गया कि 25 डिफरेंट सेक्शंस जो हैं बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट के, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बायस घोषित कर दिया गया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि बैगिंग असलियत में आया कब। बेसिकली बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 को दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक्ट के अंदर लाया गया एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट इन 1960। तो दिल्ली के अंदर 1960 में लागू हुआ क्या, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट ऑफ 1989, जिसके अंदर बैगिंग को बैन कर दिया गया, बैगिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। ओके, बैगिंग मतलब भीख, जिसको हम लोग बोलते हैं भीख मांगना, वो एक क्रिमिनलाइज्ड एक ऑफेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको डीक्रिमिनलाइज किया है। अब ये क्यों किया है ये समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। देखो, बात ये हुई कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो सरकार की अप्रोच है वो ही गलत है। बेसिकली अगर हम लोग DPSPs की बात करते हैं, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, तो हमें देखने को मिलता है कि लोगों को डिसेंट लाइफ प्रोवाइड करना, अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करना किसका काम है? सरकार का काम है। जब सरकार वो काम नहीं कर पाई तभी तो लोग भीख मांग रहे हैं, तभी तो लोग बैगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का क्या गुनाह है, ये एक पर्टिकुलर सवाल यहाँ पे सामने रखा गया है। इसी वजह से बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। पर याद रखना, सिर्फ बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, उन लोगों के लिए अभी भी पनिशमेंट है जो कि लोगों को बैगिंग करवाते हैं। और बैगिंग जो लोग करते हैं अंडर द एम्प्लॉयमेंट, एज अ एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे किसी के अंडर, उनको लिए भी अभी भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। तो जो लॉ था वो अभी तक प्रिस्क्राइब करता था पेनल्टी ऑफ 3 years ऑफ डिटेंशन इन बैगिंग होम्स in case of first conviction of begging, and the person can be ordered to be detained for 10 years in subsequent conviction। तो begging homes भी बने हुए हैं, सबकी स्टेट्स में बने हुए हैं। तो जब कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उनको 3 साल के लिए begging homes में भेज दिया जाता है और उसको 10 साल तक के लिए एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है। ये एक तरीके की पनिशमेंट है। अगर हम लोग आज के डेट में बात करें तो 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपने खुद के लेजिस्लेशन या बाकी स्टेट के लेजिस्लेशन एक्सेप्ट किए हुए हैं बैगिंग के ऊपर। साथ ही यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी पिछले साल ही नवंबर में ये बोला था कि बैगिंग शुड नॉट बी अ क्राइम इफ़ इट इज़ डन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अगर गरीबी की वजह से कोई भीख मांग रहा है तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना है, ऐसा सरकार ने भी बोला था 2017 के नवंबर के अंदर जब सरकार से पूछा गया था। और यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जिनको अलाउ किया गया है कि जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है किसी भी बेगर को विदाउट वारंट। तो इन सब चीज़ों को भी अब रोक दिया गया है बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। अब यहाँ पे जो दिल्ली मेट्रो वाला जो पेज आता है उसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसे मैं ग्राफ कहता हूँ, मतलब एक स्मॉल चार्ट दिया हुआ है बेसिकली, जिसका ऊपर टाइटल है दी ह्यूमेन अप्रोच। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 74% ऑफ पर्सन्स जिनको अरेस्ट किया जाता है फॉर बेगिंग बेसिकली इनफॉर्मल लेबर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि अक्सर एम्प्लॉय किए जाते हैं छोटे होटल्स में, मार्केट्स में, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर। साथ ही 45% ऑफ द बेगर्स दे आर होमलेस। आपने भी देखा होगा वो लोग स्ट्रीट पे सोते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिंपल बात ये है कि जो लॉ था वो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डालता था
और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको, उनकी जो पॉवर्टी है उनका मजाक उड़ाता था। ये डायरेक्टली कहा गया है बाय दी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इसके साथ जो एक्ट है वो वायलेट करता है राइट टू लाइफ एज वेल एज राइट टू बेग टू सर्वाइव। याद रखना, राइट टू लाइफ एज वेल एज राइट टू बेग टू सर्वाइव। ओके, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए भीख मांग रहे हैं, सर्वाइवल के लिए बैग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अनजस्टली रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट ऑफ बैगर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने बैगिंग को कर दिया है डीक्रिमिनलाइज। ओके, और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। और जो बॉम्बे एक्ट है उसको बोल दिया गया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। ये थी आपकी पहली खबर। इसी के नीचे चलते हैं तो आपको न्यूज़ मिलती है अलार्म ओवर डेडली पेस्ट इन कर्नाटका। अब ये जो न्यूज़ है इसका रिलेशन आपको मिलेगा पेज नंबर 10 से। तो चलो पेज नंबर 10 को भी अपने साथ में ले लेते हैं और देखते हैं कि पेज नंबर 10 क्या कह रहा है। यहाँ पे कर्नाटका के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पेस्ट के ऊपर बात की गई है। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च अब बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ गई है आफ्टर दैट रिपोर्ट। और यहाँ पे बताया गया है कि जो इन्वेजिव एग्रीकल्चर पेस्ट है जिसका जनरल नेम है फॉल आर्मी वॉर्म और साइंटिफिक नेम है स्पोडोपेट्रा फ्रूजिपर्डा। ओके, तो साइंटिफिक नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग याद रखना फॉल आर्मी वॉर्म इसका नाम है। इसको डिस्कवर किया गया था कर्नाटका के अंदर रिसेंटली जुलाई के अंदर। बेसिकली अमेरिका की नेटिव स्पीसीज़ है ये और इसने कुछ सालों के अंदर अफ्रीका के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपना कब्जा जमा लिया है और वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है। फिर शायद ये अफ्रीका के थ्रू जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर ये जो पेस्ट है ये इंडिया के अंदर भी आ गया। कर्नाटक के अंदर जो इसका फैलाव है वो बढ़ता चला गया। खास बात ये है कि ये जो पेस्ट है ये 100 से ज़्यादा डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज वेजिटेबल्स को भी इफेक्ट करता है जिसमें राइस और शुगर केन भी इंक्लूडेड है। अगर इसके जनरल टर्म की बात करें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिला है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें मेज़ में देखने को मिला है। फर्दर वी कंफर्म कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इनको डीएनए बार कोडिंग की मदद से भी सामने लाया गया कि हाँ इस तरीके का जो अनवेलकम विजिटर है जिसको हम लोग इन्वेजिव स्पीसीज़ के नाम से कह रहे हैं फॉल आर्मी वॉर्म, उसने इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है बनानी चालू कर दी है। तो उसके लिए सरकार को जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। साथ ही पेज नंबर 10 पे आपको एक और छोटा सा मैप मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अनवेलकम विजिटर के नाम से। यहाँ पे बताया गया है कि जो FAW है फॉल आर्मी वॉर्म वो अफ्रीका के अंदर आया था 2016 में। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ में टोटल 44 इन नंबर में वो स्प्रेड हो चुका है। इसके साथ साथ वो मेज़ को प्रेफर करते हैं और 80 से ज़्यादा स्पीसीज़ ऑफ प्लांट के ऊपर भी अपने जो छाप है वो छोड़ सकते हैं, मतलब अपना जो इफेक्ट है वो छोड़ सकते हैं। और इंडिया के अंदर बेसिकली कॉटन, शुगर केन और मेज़ इंडस्ट्री इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई हमें नज़र आएगी। साथ ही इंडिया का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो इस पेस्ट को कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहा है कि वो सर्वाइव कर सके और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, थ्रू नेचुरल एनिमीज और बाय इंटरक्रॉपिंग। ओके, और यहाँ पे हम लोग जो बीटी की मदद से जो हम लोग क्रॉप्स बनाते हैं उनको भी इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर पेस्ट को रोक सकते हैं। दिस इज़ अ इन्वेजिव स्पीसीज़। इन्वेजिव स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती है जो कि कहीं बाहर की नेटिव स्पीसीज़ होती है पर और किसी जगह पर अटैक करती है और इन्वेड करती है, और इन्वेड करने के बाद जो उस पर्टिकुलर प्लेस की जो नेटिव स्पीसीज़ होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और इन्वेजिव स्पीसीज़ बढ़ती जाती है, उस पर्टिकुलर पूरे एरिया पे कब्जा कर लेती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, टू हेल्प क्लीन द गंगा विजिट एन ATM। अब आप अपने ATM में विजिट करोगे अगली बारी पैसे निकालने के लिए तो आप गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में भी अपना योगदान कर सकते हो। सवाल है कैसे? तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री है मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसकी बातचीत चल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से।
तो अब यहाँ पे बातचीत ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जब हम लोग एटीएम ऑपरेट करते हैं उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग डोनेट कर सकते हो पैसे अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और आप जितना भी अमाउंट चाहो वहाँ पे पैसा डोनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये जो सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, ये हम नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर 20,000 करोड़ का कमिटमेंट दिया गया है टू क्लीन दी गंगा रिवर, एज वेल एज इसके साइड में एक और अलग से कॉर्पोरस बनाया गया है जिसको हम लोग क्लीन गंगा फंड के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी डिटेलिंग लूँगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले बात करेंगे कि नेशनल गंगा काउंसिल क्या है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये जिक्र किया गया है कि जो नेशनल गंगा काउंसिल है वो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ऑपरेट करेगी। ओके, तो नेशनल गंगा काउंसिल को अक्टूबर 2016 में बनाया गया था, बेसिकली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, और जब अक्टूबर 2016 में बना था उससे पहले हमारे पास एक और अथॉरिटी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसको फिनिश करके हम लोग लेकर आए नेशनल गंगा काउंसिल। तो क्या है, एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसे लागू कर रही है। अब यहाँ पे जो एम है वो क्या है कि जो गंगा नदी है एज वेल एज उसकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, गंगा रिवर भी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, चाहे वो यमुना हो, रामगंगा हो, ठीक है, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उन सबको भी हमें साफ शुद्ध रखना है। तो ये यहाँ पे मेन मकसद है। क्लीन गंगा फंड की बात करते हैं, सितंबर 2014 के अंदर बनाया गया था। मकसद ये था कि गंगा नदी को साफ करना, ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाना, घाट्स बनाना, मॉडिफाइड घाट्स बनाना, बहुत एडवांस लेवल पे घाट्स बनाना, एज वेल एज जितनी भी पब्लिक एमिनिटीज़ हैं जो कि घाट्स के आसपास मिलती हैं वो भी क्लीन गंगा फंड के अंदर ही प्रोवाइड की जा रही हैं। एक चीज़ याद रखो कि ये जो पर्टिकुलर पैसे दिए जा रहे हैं या एटीएम के थ्रू भी अब जो जाएंगे, जो ये न्यूज़ कह रही है जो एसबीआई एटीएम के थ्रू जाएंगे, वो सारे के सारे जो पैसे होंगे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव्स के डोनेशन के अंदर आएंगे, और जब वो उस डोनेशन के अंदर आते हैं तो वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। एट प्रेजेंट अगर क्लीन गंगा फंड की बात करें तो 250 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस इसका हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती है अंडर दी सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अपनी जो न्यूज़ थी गंगा रिवर से रिलेटेड यहाँ पे होती है ओवर। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जेल टर्म फॉर एडल्टरी डज नॉट मेक सेंस सेज एपेक्स कोर्ट, और इस न्यूज़ का भी रिलेशन आपको पेज नंबर 10 पे ही मिल जाएगा। तो एडल्टरी के बारे में मैं आपके साथ लगातार पिछले 2 हफ्तों से बात कर रहा हूँ। एडल्टरी का लॉ क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताओगे आज। ओके, सिंपल 2 लाइन का लॉ है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया है, आगे कहाँ तक बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट तक ओरल वर्डिक्ट में ये बोला गया है कि जो एडल्टरी के जो केसेस होते हैं उसके लिए पहले से ही हम लोगों के पास सिविल रेमेडी है, सिविल रेमेडी इन टर्म्स ऑफ डाइवोर्स। और जो मैंने आपको बताया था कि जो एडल्टरी का जो लॉ है अंडर दी सेक्शन 497, तो सिंपल टर्म्स में समझो कि सेक्शन 497 है क्या। बेसिकली एक हस्बैंड को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि जो उसकी वाइफ है उसके लवर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। पर याद रखो ये जो सिमिलर राइट है ये वाइफ को प्रोवाइडेड नहीं है। ओके, तो एक तरीके से जेंडर बायस भी है ये पर्टिकुलर लॉ, तो इसके ऊपर बातचीत चल रही थी। और इस लॉ में यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ये चीज़ बोला है कि जो एडल्ट्री का जो राइट है वो बेसिकली जेंडर बायस है और कोई सेंस ही क्रिएट नहीं करता कि उस पर्टिकुलर चीज़ में कोई जेल टर्म प्रोवाइडेड हो, क्योंकि दोनों एडल्ट हैं, दोनों अपनी कंसेंट से ये सब कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई भी इस तरीके के लॉ नहीं होने चाहिए, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। डायरेक्टली इसी बात को आगे बढ़ाया हुआ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल को आप लोग मिस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो चलो पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने एडल्ट्री के बारे में जो मेरा सवाल था वो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया होगा। तो चलो जो पेज नंबर 2 है वहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है, न्यू ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर नई ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी सामने आ गई है जो कि वर्क करेगी अंडर द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन
2022 के अंडर, और ये चीज़ लॉन्च की गई ऑन द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे अगस्त 1 से लेकर अगस्त 7 तक। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो कुछ रिपोर्ट के अंदर साइट की गई हैं राजस्थान स्टेट से रिलेट करते हुए, अगर आप राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये जो न्यूज़ है इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, तो क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने साइट की हैं कुछ फिगर्स, और फिगर्स है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 की। यहाँ पे स्टेट की गई है कि द अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन द स्टेट सिर्फ 28.4% था, और सिर्फ 58% ही इन्फेंट्स ऐसे थे जिनको शुरू के 1 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई गई। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं नई ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी। यहाँ पे याद रखना कि जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है यूनिसेफ, वो वर्क कर रही है विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे अलग फील्ड पे वर्क करिए, चाहे वो मैटरनल फील्ड पे हो या बच्चों की फील्ड पे हो, दोनों फील्ड पे यूनिसेफ एज वेल एज राजस्थान गवर्नमेंट साथ में वर्क कर रही है, जिसके अंदर और भी 3-4 चीज़ें आई हैं, जैसे रिड्यूसिंग द इन्फेंट एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस इम्यूनिटी टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। तो इन सब पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुरू के 1 घंटे के अंदर जो बच्चा है उसको माँ का दूध मिल जाता है तो बहुत सारी डिजीज़ से वो क्योर भी किया जा सकता है। यही मैंने आपको बताया था जब हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में डिस्कशन ले रहे थे, और जो नई पॉलिसी है वो सपोर्ट करती है, एक्सक्लूसिव काउंसलिंग भी देती है बच्चों को भी एज वेल एज माओ को भी, इन पर्टिकुलर चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये न्यूज़ थी पेज नंबर 2 पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 7, और यहाँ पे आपको इन ब्रीफ वाले सेक्शन में खबर मिलती है, डोंट यूज़ प्लास्टिक नेशनल फ्लैग्स, गवर्नमेंट टेल्स सिटीजन्स। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त को, और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लोगों से अपील करी है, सिटीजन से अपील करी है, और मेरी तरफ से भी ये सिमिलर अपील है कि जो हमारे जो नेशनल फ्लैग हैं, जिनके नीचे आपने देखा होगा प्लास्टिक की डंडी लगी रहती है, प्लास्टिक की बार लगी रहती है, उनको हमें अवॉइड करना है, एज वेल एज उन फ्लैग को भी अवॉइड करना है जो कि प्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं। तो अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप क्लॉथ से बना हुआ अपना फ्लैग इस्तेमाल कर सकते हो, एज वेल एज पेपर फ्लैग्स भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। यही जो अपील है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दी है। इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि प्लास्टिक को हम लोगों को रोकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है हमारे एनवायरनमेंट में। यहाँ पे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स पैनल टू लुक इनटू इश्यूज ऑफ प्लेगिंग जेल्स इन कंट्री। प्लेगिंग का मतलब होता है यहाँ पे ट्रबल। ओके, जो ट्रबलिंग जेल्स हैं हमारे देश में उनके ऊपर लुक ओवर करने के लिए। और यहाँ पे पूरे के पूरे आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये बोला है कि आप लोगों को जो पैसा दिया जाता है जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, आप लोगों ने उसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से नहीं किया है। आप लोगों ने उनसे वॉशिंग मशीन खरीद ली। अब वॉशिंग मशीन की आप खुद सोचो, जेल के अंदर क्या ज़रूरत, उनको कपड़े तो एक ब्लैक एंड वाइट ही पहनने होते हैं, वो खुद से भी धो सकते हैं। आपने उनको लैपटॉप दे दिए, लैपटॉप खरीद के दे रहे हो आप लोग, लैपटॉप देने की क्या ज़रूरत है, वो सब तो इलिटरेट हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है कि ये जो अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप, वो कहाँ से आ रहा है, पब्लिक एक्सचेकर से आ रहा है, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को रोकने की यहाँ पे बात की गई है। साथ ही कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट ये भी एग्जामिन कर रहा है कि जो जेल्स हैं वो दिन पे दिन ओवर क्राउड होते जा रहे हैं। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनकी जो संख्या है वो भी दिन पे दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट को भी। ओके, तो इन सब चीज़ों को ही बोला गया है कि जो प्रिजन की जो कंडीशंस हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, चाइल्ड राइट्स को ध्यान दिया जाएगा, वुमेन राइट्स के ऊपर भी इक्वल ध्यान दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हमको बहुत सारे जो रेवेन्यू है वो आ रहा है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इन केसेस लाइक माइनिंग और एटसेट्रा, पर उसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से जो सरकार है वो नहीं कर पा रही है। यहाँ पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल जी, उनका ये कहना है कि एफर्ट्स ऑफ द कोर्ट्स हैज़ बीन ट्रिमेंडस। उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट
की तारीफ करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इतने सालों में जो एफर्ट दिखाया, चाहे वो बहुत सारे केसेस हों, माइनिंग के केसेस हों, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म के केसेस हों, जेल रिफॉर्म्स के केसेस हों, उन सब केसेस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ एक और चीज़ बोली गई है कि हम लोग सेट करेंगे कमेटी जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और असिस्ट किए जाएंगे बाय 2 और 3 अदर जजेस जो कि प्रिजन की कंडीशंस को लुक ओवर करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, फालतू एक्सपेंडिचर हो रहा है। वॉशिंग मशीन दिलाई जा रही है, लैपटॉप दिलाई जा रहे हैं, फ्री वाईफाई भी प्रोवाइड हो जाएगा कुछ दिनों में, या भी हो भी रहा है कुछ जेल्स में। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि क्या स्थिति चल रही है। दे आर क्रिमिनल्स, ओके, समझो बात को। चाहे वो अंडर ट्रायल्स भी हैं बट फिर भी क्या उन्हें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। हम लोगों ने ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि कम से कम जेल में खाने को तो मिलेगा, तो मतलब कुछ लोग तो इस वजह से क्राइम करके जेल में चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है। दीज आर दी रिफॉर्म्स, ओके, जो करने हैं सरकार को। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, वाई इज कैरिंग फूड टू थिएटर अ थ्रेट सेज हाई कोर्ट। तो बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछा है कि जो खाना अगर लोग मल्टीप्लेक्सेस के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर अपने घर से बना के लेके जाएंगे या बाहर से खरीद के लेकर जाएंगे, वो किस तरीके का थ्रेट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिस्पांस था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं अलाउ किया जाता सिनेमा हॉल्स में एज वेल एज मल्टीप्लेक्सेस में बाहर से कोई भी फूड आइटम्स, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिनेमा हॉल्स की जो एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूँ तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में ये बोला गया था कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट जो है सिनेमा हॉल्स का वो सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स की वजह से आता है, ओके। तो बेसिकली प्रॉफिट कम होने के चांसेस हैं अगर जो फूड आइटम्स हैं वो बाहर से लेकर आने दिए जाएंगे, या जो सिनेमा हॉल्स के अंदर जो फूड आइटम्स हैं उनके जो रेट हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि सिनेमा हॉल्स के जो फूड आइटम्स हैं उनके जो रेट हैं वो 200% ज़्यादा हैं MRP प्राइजेस से। तो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। आप लोग मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप लोग मूवी हॉल्स में जाते हो, कैसा लगता है जब इतना महंगा खाना हम लोगों को देखने को मिलता है, ओके। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। वर्ल्ड वाला ये पेज है और खबर आपको मिलती है, गोखले इन यूनाइटेड स्टेट्स अहेड ऑफ 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और उनके यूनाइटेड स्टेट्स के काउंटर पार्ट आपस में बातचीत करने वाले हैं। और उस बातचीत से पहले हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले जी, वो यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं टॉपिक्स डिसाइड करने की, किन किन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की जाएगी, ओके। तो जब भी कोई विजिट होती है उससे पहले हमारे एम्बेसडर्स जाते हैं, सारी देखते हैं कि वहाँ का इंतज़ाम कैसा है और टॉपिक डिस्कशन में लेते हैं कि किन किन टॉपिक के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो यहाँ पर जो बातचीत है, जो कन्वर्सेशन है, वो बहुत सारे ब्रॉड इश्यूज़ कवर करेगी, जिसमें जो मेन इश्यूज़ होंगे वो होंगे कि जो ब्रिक्स समिट के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में जो मुलाकात हुई है, क्या चीज़ें सामने आई, एज वेल एज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करी है विद रशिया एज वेल एज विद नॉर्थ कोरिया, उसके अंदर क्या नई नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं, उन सब के बारे में बातचीत होगी। पिछले महीनों जो ट्रेड रिलेशन है जो बदलते हुए नज़र आए हैं, चाहे वो ईरान के ऊपर सैंक्शन की वजह से हो या कार्डसा एक्ट की वजह से हो, उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। कार्डसा एक्ट के अंदर इंडिया को थोड़ी सी रियायत दी गई है, पर वो किस हद तक दी गई है और कितने लंबे समय तक दी जाएगी, इन सब चीज़ों पर भी बातचीत की जाएगी। याद रखना कि इंडिया को ग्रांट कर दी गई है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन नंबर 1 का स्टेटस, जो जिसने इंडिया को प्लेस कर दिया है 36 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अंदर। बेसिकली ये जो स्टेटस है यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ जो 36 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उसमें मैक्सिमम कंट्रीज़ नाटो कंट्रीज़ हैं। तो अब इंडिया इसका मेंबर बन गया है, इंडिया इसका पार्ट बन गया है। इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब इसका पार्ट बनने से होगा क्या? बेसिकली जो स्टेटस है वो अलाउ कर देगा कि हम लोग सेल कर सकते हैं ऑफ मोर सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। तो इंडिया में अब और भी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया के अंदर आ पाएंगी, और भी जो नाटो अलाइज हैं उनकी तरफ से इंडिया के अंदर आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ ही याद रखना कि रिसेंटली अभी
पर अब जो हमारी इंडियन नेवी है उसने भी पार्टिसिपेट किया था रिम ऑफ पैसिफिक मल्टीनेशनल लेबर एक्सरसाइज में पिछले ही हफ्ते, जिससे जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के रिलेशन है वो और भी बेहतर होते हुए हम लोगों को नज़र आए हैं। बेसिकली जो ट्रेड टॉक्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगी, क्योंकि इंडिया अपने जो एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि जब चाइनीज़ के ऊपर जो सैंक्शन है वो लगाए गए हैं उसका बेनिफिट इंडिया उठा सकता है। ओके, वहाँ की मार्केट कैप्चर करके इंडिया के पास इतनी पोटेंशियल है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास इतनी पोटेंशियल है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। ओके, तो जब बात होगी तब आगे बढ़ेगी। जो पूरा आर्टिकल था यहाँ पे होता है समाप्त। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार थोड़े से डिस्कशन में ले लेते हैं। तो सीपैक वोंट क्रिएट डेट बर्डन, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। तो बेसिकली जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर जो पाकिस्तान है वो डेट के अंदर दबता जा रहा है और उधारी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की, और उस उधारी के चक्कर में वो आईएमएफ से बेल आउट भी लेने गए हैं। ओके, तो जो पाकिस्तान है उसका ये कहना है कि इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, पूरी बातें मीडिया नहीं दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग डेट बर्डन के अंदर दब जाएंगे, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। और अभी हमें आईएमएफ का बेल आउट भी मिलने वाला है। पर एक चीज़ याद रखना कि जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आई जब यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट माइक पेम्पियो, उन्होंने कंसर्न बोला, उन्होंने ये चीज़ आवाज़ उठाई कि जो आईएमएफ बेल आउट देगा टू रीपे इस्लामाबाद डेट टू चाइना विद हुम वाशिंगटन इज एंगेज्ड इन ट्रेड वॉर। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि वाशिंगटन और चाइना के बीच में नहीं पट रही है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में बिल्कुल नहीं पट रही है, ट्रेड वॉर चल रही है। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर इस्लामाबाद पाकिस्तान को यहाँ पे आईएमएफ बेल आउट देता है, किसका उधार चुकाने के लिए? चाइना का उधार चुकाने के लिए। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है आईएमएफ के अंदर वो देखने को मिलेगा इस आर्टिकल को अगर हम लोग अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो। ओके, तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 13, और पेज नंबर 13 पे आपको सबसे पहली न्यूज़ मिलती है आईएमएफ से लिंक। आईएमएफ ने हमारी सरकार को कुछ बातें कही हैं। जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथन दी पीएसबी बोर्ड, आईएमएफ टेल्स गवर्नमेंट। आईएमएफ ने बोला है कि अगर सरकार को भारत को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि हमारा जो एनपीए है बढ़ता जा रहा है, लोग हमारे देश से पैसे लेके बाहर भाग रहे हैं, हम लोग उन्हें रोक नहीं पा रहे, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इतने सारे टॉपिकों के बीच में आईएमएफ का सुझाव ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो बोर्ड्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, उनको हमें क्या करना है? ताकतवर बनाना है। तो इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव द स्टेट ओन्ड बैंक्स, और जो उनको जिस तरीके से जो फंक्शन करती हैं, जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की सलाह है वो दी है आईएमएफ ने। वो सबसे बड़ा की रिफॉर्म होगा इंडिया के लिए अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया जाएगा। और ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए भारत सरकार का कि क्वालिटी बढ़ाई जाए और इंडिपेंडेंट किया जाए बैंक्स बोर्ड को। और यहाँ पे प्राइवेटाइज करने की भी बात की जा रही है। हम लोग हमारे देश में बैंक्स को नेशनलाइज करने की बात करते हैं, पर यहाँ पे आईएमएफ का ये सुझाव है कि बैंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाए। आईएमएफ ने यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में भी कुछ प्रिडिक्शन करी है, और यहाँ पे बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिकवर करेगी 18-19 के अंदर, और हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी 19-20 के बीच में। जो स्टेबिलिटी सिनारियो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं उनका असर कुछ साल बाद ही देखने को मिलता है, चाहे वो हमने डिमोनेटाइजेशन किया हो या जीएसटी किया हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलेगा। आईएमएफ ने यह भी बोला है कि हाई फॉरेन एक्सचेंज बफर्स एंड स्ट्रॉन्ग एफडीआई इनफ्लो हैड हेल्प्ड कंटेन्ड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज। तो जो बाहर की दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से उथल पुथल देखने को मिला है, ट्रेड वॉर देखने को मिले हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, उसके बीच में इंडिया जो बचा हुआ है, इंडिया ने जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभाला हुआ है, ये बोला है आईएमएफ ने। उसके दो ही रीज़न है, वो ये है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो ऑल टाइम हाई था, चाहे वो अब कम हो गया क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपये घटता जा रहा था, इस वजह से हमने डॉलर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, पर उन्होंने स्कोट आउट किया कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अभी हाई पे है, तो इसका हमें बेनिफिट हुआ है, एज वेल एज
हमारे देश में जिस तरीके से जो एफडीआई इनफ्लो आ रहा है बाकी देशों के मुकाबले वो बेहतर है। ठीक है, अगर हम लोग अपने ही डेटा कंपेयर करें तो वो घटेगा, तो वो घटता हुआ नजर आ रहा है, पर अगर पूरी दुनिया के डेटा को कंपेयर करें तो इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है वो फिर भी बेहतर है। ओके, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं वो थोड़ी बायस होती हैं, वो आपको सारी चीज़ें खोल के नहीं बताती हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब आगे क्या करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी यहाँ सलाह दी गई है कि अब आप आगे जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो उन्हें और भी टाइटन कर लो, मतलब जो इन्फ्लेशन है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब टाइटन कैसे करेंगे, अभी भी रिसेंटली हमने रेपो रेट को बढ़ाया, मतलब जो आगे जो अगली अपनी बाय मंथली पॉलिसी आएगी उसके अंदर हमें रेपो रेट बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है फिर से, क्योंकि यहाँ पे आईएमएफ का सुझाव है कि जो इन्फ्लेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा, क्योंकि एवरेज इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है 5.2% इन 2018-19 फ्रॉम अ 17-year लो ऑफ 3.6% इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर। ओके, तो आरबीआई को ग्रेजुअली जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको टाइटन करना है, और आईएमएफ ने ये भी प्रोजेक्ट किया है जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं टू एवरेज $72 अ बैरल हो सकते हैं, अप फ्रॉम $62 फ्रॉम दी अर्लियर फोरकास्ट। तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो घटने का नाम नहीं ले रहे। इसी के नीचे आपको न्यूज़ मिलती है सीसीआई अप्रूव्स वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अप्रूव कर दिया है वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की डील को। बेसिकली ये डील हुआ क्या, अभी रिसेंटली मई में वॉलमार्ट ने अनाउंस कर दिया कि वो एक्वायर करेगा 77% स्टेक्स इन फ्लिपकार्ट। तो जो वॉलमार्ट है वो 77 स्टेक्स परचेज कर रहा है फ्लिपकार्ट के अंदर, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेक ओवर है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी टिल डेट। याद रखना, तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है अगर आप एक थ्रेशोल्ड से ऊपर असेट परचेज करते हो किसी दूसरी कंपनी से, तो फाइनली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे क्लियरेंस दे दी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच एक रेगुलेटर है, वो टैब रखती है ऑन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस जो मार्केट के अंदर चल रही हैं। इसी के साइड में आपको एक और न्यूज़ मिलती है, गवर्नमेंट टू गेट 50,000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई। तो इस करेंटली जो फिस्कल ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम लोग जो आरबीआई है वो शेयर देता है गवर्नमेंट को, और यहाँ पे गवर्नमेंट को शेयर मिलने वाला है 50,000 करोड़ रुपए का। नीचे आपको खबर मिलती है, चाइनीज एक्सपोर्ट एक्सेलरेट इवन एज ट्रम्प एस्केप्स ट्रेड वॉर विथ फर्दर टैरिफ्स। तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने में पीछे नहीं रह रहे हैं, पर चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है चाइनीज़ एक्सपोर्ट वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। ओके, तो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है विद यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन नियर रिकॉर्ड हाई। अभी तक का जो ट्रेड सरप्लस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहा है, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है जो बीजिंग ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ लगाए, उतने ही अमाउंट पे चाइना ने भी टैरिफ लगा दिए, ये कहते हुए कि हम लोग अपना नुकसान नहीं झेलेंगे। तो अभी मोर देन एक्सपेक्टेड हाई रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ट्रम्पोनॉमिक्स, ट्रंप की इकोनॉमिक्स चल रही है उससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। ओके, तो अभी रिसेंटली 25% का टैरिफ है उसको फिर से लगा दिया गया है ऑन $16 बिलियन के टोटल इंपोर्ट्स के ऊपर, और वो अगस्त 23 से लागू हो जाएगा चाइना के ऊपर। और चाइना भी यहाँ पे टेट फॉर टैट मूव करना नहीं भूलेगी, और चाइना ने भी ये बोल दिया कि हम लोग रिटेलिएट ज़रूर करेंगे। याद रखना, पिछले ही दिनों अभी चाइना ने ये भी कह दिया था कि अगर आप लोग हमारी जो इस तरीके रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाओगे तो हम WTO में शिकायत करेंगे। WTO में शिकायत करने पहुंच भी गए, और उसके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोला कि हम आपके सारे ही प्रोडक्ट पे बैन भी लगा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ न्यूज़ थी। याद रखना कि बैन तो लग रहा है, पर फिर भी जो ट्रेड सरप्लस है वो ऑल टाइम हाई है चाइना का विद यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो आज बिजनेस सेक्शन के बाद आपको कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती है जो हमारे लिए एग्ज़ाम रेलिवेंट हो, तो न्यूज़पेपर को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ डिस्कशन करके, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर मुझे भी बता देना कि आपको कैसा लगा। और जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो मेरे पहले से ही फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज पे अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया है तो विज़िट भी कर लेना। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
So thank you for having me here, guys, and have a good day ahead.